हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गेन बाय पूजा ब्लॉग। और आज है 9 नवंबर 2020 और आज जनसत्ता न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन में पढ़ेंगे दरकते रिश्ते और बाजार। वैश्वीकरण और उपभोक्तावादी व्यवस्था के कारण अब परिवार एक स्वाभाविक एवं पवित्र इकाई के रूप में अपना महत्व खोता जा रहा है। वैश्वीकरण ने भौगोलिक दूरियां भले कम कर दी हों, लेकिन सामाजिक दूरियां बढ़ा दी हैं। वैश्वीकरण ने समाज के उन औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं को भी लगभग खत्म सा कर डाला है जो हमें मूल्य, प्रतिमान, सुरक्षा और वह स्थिरता देती थी। आज परिवारों में व्यक्तिवाद का मूल्य हावी हो चुका है। बच्चों को जब माता पिता की आवश्यकता महसूस नहीं होती तो वे उन्हें उपेक्षित कर देते हैं। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दो बेटों को अपने पिता की देखभाल न करने और पुश्तैनी घर पर कब्जा कर उन्हें आर्थिक मदद नहीं देने के कारण फटकार लगाई थी। इसी तरह एक अन्य मामले में एक पंचायत ने सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत बेटों को अपने पिता को 7,000 रुपये प्रति माह जीवन यापन के लिए देने का निर्देश दिया था, लेकिन बेटों ने इस आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। ऐसे ढेरों मामले मिल जाएंगे जिसमें पारिवारिक विवादों में खास तौर से अभिभावकों की उपेक्षा, उनकी जायदाद पर कब्जा कर लेने जैसे मामलों में अदालतों ने सख्त रुख अपनाया है और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। वैश्वीकरण ने परिवार की परंपरागत सत्ता संरचना को बदल डाला है। युवा पीढ़ी, विशेष रूप से उच्च शिक्षा और नौकरियों में संलग्न युवा, अब परिवार के हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों को त्यागने में विश्वास नहीं करते। इसका एक बड़ा कारण तो यही है कि उपभोक्तावादी समाज में परिवार भी बाजार का हिस्सा बन गया है और परिवार के भीतर भी व्यक्तिवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत ने घर के बाहर महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। नए रोजगार और शैक्षणिक अवसरों की तलाश में युवा पीढ़ी की बढ़ती गतिशीलता से परिवार नाम की इकाई पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है और इसी का नतीजा है कि अब परिवार इकाई कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है और पारिवारिक संबंधों में क्षीणता आती जा रही है। भौगोलिक दूरियों और व्यवस्था के कारण परिवार के सदस्य पहले की तरह बार बार एक साथ आने में असमर्थ महसूस करते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों की देखभाल और पोषण करने वाली इकाई के रूप में स्थापित परिवार की आदर्श अवधारणा प्रभावित हुई है। जाहिर है, बच्चों के लिए परिवार का मतलब अपनी पत्नी और बच्चों तक सीमित हो गया है। बच्चों में उत्पन्न यह सोच स्पष्ट संकेत करती है कि अब समाज में बाजारवाद, उपभोक्तावाद इतना हावी हो गया है कि करीबी रिश्ते भी बाजार और उपयोगिता की दृष्टि से आंके जाने लगे हैं। बच्चों को लगता है कि उन्होंने जो भी मुकाम हासिल किया है उसका श्रेय अकेले उन्हीं को जाता है, इसमें परिवार या समाज का कोई योगदान नहीं है और यही सोच उन्हें व्यक्तिवादी बनाती है। इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने दिखावे के उपभोग को इतना बढ़ा दिया है कि व्यक्ति केवल भौतिक संसाधनों को जुटाने में व्यस्त रहने लगा है और वहीं उसके मनोरंजन के भी साधन बन गए हैं। भौतिकतावाद के प्रति आकर्षण ने सामाजिक संबंधों को हाशिए पर कर दिया है। उसी का परिणाम है कि नगरों में वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ने लगी है। परिवार संस्था के कमज़ोर होने के कारण यह भी है कि व्यक्ति को लगता है कि बाजार उसकी हर आवश्यकता पूरी कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि परिवार कैसा होना चाहिए, उसमें सदस्यों की भूमिका क्या हो, यह भी अब बाजार तय करने लगा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवार नाम की संस्था भी अब बाजार की वस्तु बनकर रह गई है। इसलिए समाज विज्ञानी टालकट पार्सन्स कहा भी है कि परिवार का एक कारखाना है जिसमें व्यक्तित्व को आकार दिया जाता है। यह सच है कि पूर्व में समाज या व्यवस्था द्वारा उत्पन्न तनाव और निराशा को कम या समाप्त करने में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि परिवार
नातेदारों और संबंध समुदाय से लगभग कट से गए हैं। इसी का नतीजा है कि भावनात्मक तनाव परिवार के एक नकारात्मक हिस्सा बनकर उभरा है। आज ऐसे परिवारों की संख्या ज़्यादा है जहां लड़के के विवाह के बाद उनके माता पिता या तो घर में अकेले रह रहे हैं या फिर वृद्धाश्रम में, क्योंकि बच्चों ने माता पिता को अकेले घर में छोड़ दिया है या उन्हें घर से बेदखल कर दिया है और अपना अलग परिवार बसा लिया है। रिश्तों का खोखलापन इस बात से भी और स्पष्ट हो जाता है कि जब हम अपने रिश्तों की कदर भी नहीं करते और सोशल मीडिया पर फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, यही रिश्तों का बाजारीकरण है। वैश्वीकरण के दौर में सामाजिक संबंधों पर भी दिखावे की संस्कृति का संकट गहरा गया है। व्यक्ति हास्यवत को नई तरीके से अभिव्यक्त करने लगे हैं और केवल खुद से प्यार करने लगा है, इसलिए समूह फोटो का स्थान सेल्फी ने ले लिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहले जहां परिवार को प्रतिमान एवं मूल्य आकार देते थे, वही अब यह काम तकनीक और आभासी यथार्थ कर रहे हैं। परिवार में बच्चों के समाजीकरण अब बाजार और तकनीक कर रहे हैं। यही कारण है कि बच्चों में परिवार के प्रति भावनात्मक लगाव पैदा नहीं होता, संबंधों में अविश्वास उभरा है, इसलिए लोग अलगाव का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अमानवीय परिवेश इतना सघन हो गया है कि वे किसी से भी अपनी इच्छाओं को साझा नहीं कर पाते। कहते हैं कि आज के दौर में मनुष्य ज़्यादा स्वतंत्र एवं विकसित हुआ है, पर ऐसा लगता है कि पहले की तुलना में मनुष्य आज अधिक जकड़न में है, क्योंकि उसके पास स्वाभाविक जीवन जीने का समय ही नहीं है। सब कुछ कृत्रिम है, आभासी है। नव उदारवादी अर्थव्यवस्था में शासन सत्ता परिवार व्यवस्था को इस तरह से विकसित करना चाहती है कि परिवार सामाजिकरण के द्वारा अपने सदस्यों विशेष रूप से नई पीढ़ी को बाजारवादी मूल्यों के समर्थन के लिए तैयार कर सके। इसी का परिणाम है कि नई पीढ़ी में आत्म केंद्रित व्यक्तित्व, प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिवादिता, किसी भी कीमत पर सफल होने की आकांक्षा, दिखावे की संस्कृति, सामूहिकता की अपेक्षा जैसे मूल्य हावी हुए हैं। इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर परिवार मजबूत होता है तो समाज मजबूत होता है, और जब समाज मजबूत होता है तो राज्य भी मजबूत होता है। राज्य मजबूत होता है तो अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति, सभी व्यवस्थाएं मजबूत होती चली जाती हैं। ऐसे में राज्य का भी दायित्व है कि तनावग्रस्त और उपेक्षित वृद्ध पीढ़ी के विषयों में हस्तक्षेप करे। ऐसी पीढ़ी को दंडित किया जाना चाहिए जो अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते, उन्हें घर से बेदखल कर देते हैं या उनके प्रति हिंसा करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों के समाजीकरण को नए सिरे से आकार दिया जाए। परिवार की उपेक्षा समाज और राज्य की उपेक्षा है, इसलिए वृद्ध सदस्यों की अपेक्षा को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं इस बात पर एक बात और जोड़ना चाहती हूँ। जैसे बच्चे जो सीख रहे हैं वो अपने बड़ों से ही सीख रहे हैं, बड़ों भी अपने परिवार के साथ नहीं रहते, तो उन्हीं को देखकर आज बच्चे भी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों की गलती है। हाँ, ये अब देखना ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा वृद्धाश्रम बन गए हैं, पर कुछ गलती उन लोगों के भी है। अब है कोरोना फिर से वापस आ रहा है, जैसे आप दिल्ली में देख रहे हैं। तो एक यहाँ जो संपादकीय में टॉपिक है लापरवाही का संक्रमण। अभी आप खुद देख रहे होंगे, जैसे जैसे जब बात सरकार हम कुछ नहीं बोल रही है तो लोगों ने भी मास्क पहनना छोड़ दिया है। तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने स्वाभाविक ही भय और चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को संक्रमितों की संख्या 7,000 के पार और इसकी वजह से मरने वालों की संख्या 64 तक पहुंच गई है। यह दिल्ली में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। इसे पार कर पाने के लिए सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घरों से बाहर निकले जब बहुत ज़रूरी हो। घरों के खिड़की दरवाजे बंद रखें या एक प्रकार का अघोषित बंदी जैसी ही अपील है। दिल्ली में संक्रमण के तेजी से बढ़ने की कुछ वजह साफ हैं। एक तो यह है कि कारोबारी गतिविधियां खुलने से बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ बढ़ने लगी है। जो प्रवासी मजदूर अपने गांव घर चले गए थे वे भी कारखाने वगैरह खुलने से वापस लौटने लगे हैं। बंदी खुलने के शुरुआती दिनों में तो बाहर से आने वालों की जांच की जाती रही ताकि
उनकी वजह से दिल्ली में संक्रमण दोबारा ना फैले पाए। मगर फिर शिथिलता बढ़ती जानी फिर सर्दी शुरू होने के साथ मौसम में नमी लौटी और वायुमंडल पृथ्वी की सतह के करीब सघन होने लगा। तभी पड़ोसी राज्यों ने पराली जलाई जाने लगी, जिससे हवा में प्रदूषण बढ़ गया और इस प्रदूषण में कोरोना के विषाणु भी पांव पसारने लगे। मगर इसकी बड़ी वजह लापरवाही भी रही। जब चरणबद्ध तरीके से बंदी हटाई गई तो बार बार लोगों से अपील की गई कि उचित दूरी बनाए रखें, हाथ धोते रहें, मुंह ढका रखें। जब तक इसका टीका नहीं आ जाता तब तक किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते। प्रधानमंत्री ने भी बार बार लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, मगर हकीकत यह है कि लोगों ने बंदी खुलने का मतलब यह मान लिया कि कोरोना का खतरा टल गया है। जगह जगह पर भीड़ भाड़ लगाना शुरू कर दिया, बिना मुंह ढके घूमने फिरने लगे। दशहरे के साथ साथ तो त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है और दिवाली की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। इस मौसम में बाजारों की अपेक्षा भीड़ भाड़ कुछ अधिक रहती है, चूँकि वस्त्र, बिजली के सामान, खिलौने आदि जैसे कई व्यावसायिक गतिविधियां दिल्ली के थोक बाजारों पर निर्भर है। आसपास के राज्यों ने कारोबारियों का आगमन बढ़ जाता है। घरों की रंगाई पुताई करने वाले मजदूरों, कारीगरों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में अगर बिना नाक मुंह ढके और उचित दूरी का ध्यान रखे लोग आपस में मिलने जुलने से संक्रमण का खतरा स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। वही दिल्ली में भी हुआ। जिस समय पूरे देश में कोरोना संक्रमण तेज गति से बढ़ रहा था, दिल्ली सरकार ने जरूरी सावधानी बरतते हुए जांचों में तेजी लाने, इलाज का इंतजाम करने में सराहनीय काम किया। उसका नतीजा भी दिखा कि बहुत तेजी से संक्रमण पर काबू पाया जा सका। मगर फिर दिल्ली सरकार खुद को शिथिल हो गई। लोगों से अपील की गई कि वे नाहक भयभीत ना हो, घर पर रहकर भी कोरोना संक्रमण का इलाज संभव है। इससे भी लोगों में ज़रूरी सावधानी बरतने कुछ मामले में लापरवाही आई। इस वक्त दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। दिवाली नज़दीक है और पिछले अनुभवों को देखते हुए उसके बाद प्रदूषण स्तर और बढ़ने की आशंका है। इसलिए इस वक्त दिल्ली सरकार से कुछ अधिक सख्त और व्यवहारिक कदम उठाने की अपेक्षा की जाती है। और आज का कल्म मेधा जो शेक्सपियर द्वारा लिखित है, जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। तो ये था आज का कल्म मेधा और 9 नवंबर 2020 का। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।